तो चलिए कल जो पढ़ा था उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को सभी आ रहे हैं। जैसे बताएगा कि विच क्रॉस सेक्शन, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं कल से रिलेटेड। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि विच क्रॉस सेक्शन इज बेटर फॉर बेंडिंग। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा क्रॉस सेक्शन बेटर है बेंडिंग में। कहा गया स्क्वायर और कहा गया सर्कल। मतलब एक बीम को सर्कुलर बनाए या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बनाए, किस केस में? बेंडिंग के केस में, बेंडिंग के केस में। ठीक है, विच क्रॉस सेक्शन इज बेटर इन केस ऑफ बेंडिंग। ठीक है, जल्दी छोड़ देंगे, 11 साढ़े 11 तक छोड़ देंगे बिना ब्रेक। अर्षित ऐसे नहीं सोचा जाता है कि कंपैरिजन थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्योंकि ना तो कोई डेटा दिया है ना कुछ दिया है, तो कैसे पता बेंडिंग में कौन सा क्रॉस सेक्शन बेटर है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है। बेंडिंग स्ट्रेस टॉप पे मैक्सिमम होती हैं, बॉटम पे मैक्सिमम होती हैं। इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेस वेरी करती है। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही वेरी करती हैं, दोनों की हैं। और बोथ क्रॉस सेक्शन, तो कैसे पता लगाएंगे कौन सा बढ़िया क्रॉस सेक्शन है, या कौन सा इकोनॉमिकल है, या कौन सा स्ट्रॉन्ग है। डेटा दिए नहीं है, मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर पता आपको कैसे देना है। अब देखो यहां पे जहां स्ट्रेस मैक्सिमम है ऊपर, यहां मटेरियल ही नहीं है, मटेरियल कम है, ऊपर पतला है लेकिन ये ऊपर मोटा है। और जहां सेंटर पे देखो, सेंटर में इसमें बहुत सारा मटेरियल है, जहां स्ट्रेसेस जीरो हैं वहां ढेर सारा मटेरियल दे रखा है। और यहाँ पे सेंटर में भी मटेरियल है लेकिन उतना नहीं है जितना यहाँ है। तो भाई स्ट्रेस को बियर करने के लिए मटेरियल चाहिए ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखो जहां ज्यादा स्ट्रेसेस हैं वहां ज्यादा मटेरियल है, मतलब कह दो ज्यादा एरिया दिया गया है। ठीक है, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में ज्यादा एरिया है जहां स्ट्रेसेस मैक्सिमम है, और इसमें ज्यादा एरिया वहां है जहां स्ट्रेसेस जीरो है। क्या फायदा है इस एरिया का? इसका मतलब ये वाला बेटर है, ऐसे ही पहचानना है। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं, अपने शब्दों में लिख लेना कि दिस इज बेटर क्रॉस सेक्शन फॉर बेंडिंग बिकॉज इट हैज मोर एरिया या more material where stresses are maximum, where stresses are maximum। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से नोट कर लो, फिर और दो एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इसमें कोई डेटा तो निकाल नहीं पाओगे कि भाई हम दोनों में बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लें और जिसमें बेंडिंग स्ट्रेस कम आए वो अच्छा है, या दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लें। भाई डेटा दिए होते तो निकाल सकते थे कल के फॉर्मूले से, अब डेटा तो दिए नहीं है। ठीक है,
जैसे अगर हम यहीं और भी बात को इंट्रोड्यूस करें कि भाई ये तो बुरा है, ठीक है, इससे बेटर है ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब सोचो हम और भी अच्छा क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं इतने ही एरिया में, एरिया उतना ही है टोटल ओवरऑल। जैसे मान लो ये पूरा एरिया 100 है, ये भी पूरा एरिया 100 है, लेकिन हमने एरिया को वहां ज्यादा दे रखा है जहां स्ट्रेसेस ज्यादा है, एरिया वहां कम दो जहां स्ट्रेसेस कम है। तो अगर मैं इसको और अच्छा बनाऊं तो मैं कुछ इस शेप का अगर बना दूं, सोच के देखो, तो ये और बेटर बन जाएगा। ऊपर और ज्यादा चौड़ा कर दूं, मिड में पतला कर दूं, तो ये और भी बेटर क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा मटेरियल है जहाँ स्ट्रेसेस मैक्सिमम है। और बढ़िया बनाओ तो बहुत ढेर सारा मटेरियल ऊपर दे दो, ढेर सारा मटेरियल नीचे भी देना पड़ेगा, आई सेक्शन बना दो, ये और बेटर है। तो ये बेटर क्रॉस सेक्शन है फॉर बेंडिंग। बेंडिंग में सबसे अच्छा आई सेक्शन होता है, तो हमने ये समझ लिया कि ये बेस्ट क्रॉस सेक्शन, सबसे अच्छा क्रॉस सेक्शन। एक और एग्जाम्पल देते हैं, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं। काजल, उसमें भी वही बात है, ऊपर एरिया बहुत कम होगा, खराब होगा वो। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल है, अगला क्वेश्चन है कि कह दे भाई इन दोनों में कौन बेटर है। इसे बोलते हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर विथ साइड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और इसे बोलते हैं स्क्वायर विथ डायगोनल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। भाई इस दोनों बराबर एरिया है, देखो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, एरिया सेम है, लेकिन कौन सा बेटर होगा? तो हमें पता है बेंडिंग स्ट्रेस जो है इस तरह से वेरी करती है दोनों में। तो देखो यहां जहां बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है वहां एरिया कम है, बीच में जहां स्ट्रेस जीरो एरिया ज्यादा दे रखा है, क्या फायदा? इसका मतलब हमने ये तो समझ गए कि दिस वन इज बेटर, बेटर फॉर बेंडिंग। बेटर फॉर बेंडिंग, लेकिन इससे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कितना बेटर है, कितना स्ट्रॉन्गर मैथमेटिकली, क्योंकि इसका डेटा दे रखा है ए। बाकी सब में डेटा नहीं दे रखे थे, अगर डेटा दे रखे तो उनका भी डेटा निकाल सकते हैं। जैसे हम ये भी बताना चाहते हैं कि कितने गुना बेटर है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके लिए बात करूं
ये दोनों के लिए बात करूं, सिग्मा बेंडिंग अपॉन वाई बराबर एम अपॉन आई फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं कहूं बेंडिंग स्ट्रेस दोनों में कितनी आएगी, तो बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू दोनों में कितनी आएगी, आएगी एम अपॉन आई अपॉन वाई मैक्स, जिसे आप एम अपॉन जेड एन ए बोल सकते हो, सेक्शन मॉडुलस। और सेफ्टी के लिए इस मैक्सिमम स्ट्रेस को परमिसिबल से कम कर दो। जब आप मैक्सिमम स्ट्रेस को परमिसिबल से कम करेंगे तो आप देखेंगे कि m अपॉन जेड एन ए हमेशा कम होना चाहिए सिग्मा परमिसिबल से। यह मैक्सिमम मूवमेंट हो सकता है इसके बराबर, भाई ये इससे हमेशा कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये इसके बराबर हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम मूवमेंट कहूं कोई कितना सह सकता है, हो सकता है जेड एन ए इंटू सिग्मा परमिसिबल। मतलब किसी का भी मैक्सिमम मूवमेंट अगर आपको निकालना है तो आप जेड एन ए और सिग्मा परमिसिबल को गुणा कर दो। अब सिग्मा परमिसिबल तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, दोनों का सिग्मा परमिसिबल तो सेम होगा। मतलब अगर मैं इसका जेड निकालूं, जेड मतलब सेक्शन मॉडुलस कल बताया था, नहीं भी याद है तो आई डिवाइडेड बाई वाई मैक्स निकाल दो। दोनों का आई डिवाइड बाई वाई मैक्स निकाल दो। जिसका आई डिवाइड बाई वाई मैक्स ज्यादा हो वो ज्यादा मूवमेंट सह सकता है, वो ज्यादा झेल लेगा फेल होने के पहले। तो दोनों का मैं जेड निकाल देता हूं। देखो इसका जेड एन ए होगा, सुन लो पहले फिर लिखना, टाइम दे दूंगा। इसका जेड एन ए होगा आई डिवाइडेड बाई वाई मैक्स। कल टेबल दी थी उसमें लिखा है सब, देखो देखो ये होगी इसकी न्यूट्रल एक्सिस। तो जेड एन ए होगा, आई था देखो a पावर 4 अपॉन 12 और वाई मैक्स था a बाई 2। ये होगा वाई मैक्स a बाई 2, कल की टेबल देखी होगी। और इसकी न्यूट्रल एक्सिस ये थी, तो अगर मैं इसका जेड एन ए निकालूंगा तो इसका जेड एन ए भी फॉर्मूला तो वही होगा आई डिवाइड बाई वाई मैक्स। और देखो आप आई सेम ही था a पावर 4 डिवाइड बाई 12, लेकिन वाई मैक्स ये था a बाई रूट 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ जाता है हमारा जेड एन ए क्यूब अपॉन 6 और ये आ जाता है a क्यूब रूट टू गुणा कर दो तो यहाँ पे 6 रूट 2 बचेगा, ठीक है 6 रूट 2 बचेगा। सॉरी 6 रूट 2 नहीं, रूट टू गुणा कर दो, हाँ तो 6 रूट 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आया a क्यूब अपॉन 6 रूट 2 और ये आया a क्यूब। कौन ज्यादा है? जिसका जेड ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो देखो इसका जेड ज्यादा है क्योंकि इसमें 6 डिवाइड हो रहा है और इसमें क्या डिवाइड हो रहा है 6 रूट 2। तो जिसका जेड ज्यादा उतना ही स्ट्रॉन्गर, मटेरियल सेम होगा। तो मैं तो ये भी बता सकता हूं कि रूट 2 का फर्क है, मतलब ये वाला इससे रूट 2 टाइम्स ज्यादा है क्योंकि इसका जेड रूट 2 टाइम्स ज्यादा है, इसका जेड रूट 2 टाइम्स ज्यादा है। तो दोनों में आप डिवाइड करके देख लो, वैसे दिख ही रहा होगा ये a क्यूब बाई 6 है, ये भी a क्यूब बाई 6 है। दोनों को डिवाइड करोगे तो रूट 2 बचेगा। तो जिसका जेड जितना ज्यादा वो उतना अच्छा। मैथमेटिकली आप तभी निकाल सकते हो डेटा दिया हो। तो ऊपर डेटा दिया हो तो ऑब्जर्वेशन से इतना तो बता ही सकते हो कि कौन अच्छा है कौन बुरा। कितना अच्छा है कोई पूछ दे तो वो भी बता सकते हो। क्या कंपेयर करना है आपको, क्या कंपेयर करना है? जेड और सिग्मा का प्रोडक्ट। तो जिस फिगर का जेड जितना ज्यादा उतना वो यस स्ट्रॉन्गर। आई बात समझ में?
हो चुका है नदीम वो। देखो कल के नोट्स, बताओ ये बात समझ में आई, क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? क्लियर, वेरी गुड। क्या अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। यहां से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो कल अपन ने बड़े बड़े क्वेश्चन भी लगा लिए और अब छोटे छोटे क्वेश्चन भी लगा लिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन ट्विस्टिंग का लगा लो, फिर हम एसएफडी वीएमडी शुरू करते हैं। जैसे तो बेंडिंग के लिए बात हो रही, ऐसे ट्विस्टिंग के लिए भी बात कर सकते हैं। तो ट्विस्टिंग के लिए भी सेम ही होगा, बस INE की जगह ZP होगा। जिसका ZP अच्छा वो उतना बेटर। आए हैं, डोंट वरी। आ जाओ ट्विस्टिंग के लिए। और ट्विस्टिंग विच क्रॉस सेक्शन इज बेटर। ठीक है, तो अगर एक सर्कुलर लिया जाए और उतने ही डायमीटर का, सेम डायमीटर का हॉलो सर्कुलर लिया जाए, मतलब ये भी D है और ये भी D, इनमें कौन बेटर है? ठीक है, तो वो बेटर है जिसका Z बढ़िया है, वो बेटर है जिसका Z अच्छा है या ज्यादा है। कैसे? वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, T/IP टाउ बाई R। तो यहां से टाउ मैक्स हो जाएगा T/IP/R, या R मैक्स भी लिख सकते हो, इसी को T/ZP कहते हो। और सेफ्टी के लिए T/ZP टाउ परमिसिबल से कम होना चाहिए मटेरियल की शियर लिमिट से। और यहां से अगर हम T मैक्स बताएं तो ये होगा ZP इंटू टाउ परमिसिबल। मतलब जितना ज्यादा किसी का ZP वो उतना ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, उतना ज्यादा टॉर्क बियर कर सकता है फेल होने के पहले। तो इसका ZP कल टेबल दी है भाई, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, बताया है इसका तो हॉलो सर्कुलर, इसका तो बताया ही है। I बताया है कितना है, पाई बाई 32D⁴ डिवाइडेड बाई ये तो हो गया IP। और R मैक्स क्या हो जाएगा, D/2। इसका ZP पाई बाई 32D⁴, छोटा डाया नहीं पता है तो इसको DI ले लेते हैं, तो DI⁴ डिवाइडेड बाई R मैक्स कितना भरोगे आप, यहां से दूर, मतलब R मैक्स तो D/2 ही होगा। तो आप देखो अगर यहां पे ZP फाइनली निकला कि ये हो जाएगा π/16 DQ, और यहां पे देखो ZP कितना निकला, π/16 D⁴ कॉमन ले लो तो हो गया π/16 DQ भी बचा, यहाँ बचेगा 1 और DI डिवाइडेड बाई D⁴ ये निकला।
देखो इन दोनों में कौन ज्यादा है, इन दोनों में कौन ज्यादा है, बहुत आराम से देखो। देखो ये है पाई बाई 16 डी क्यू, ये भी है पाई बाई 16 डी क्यू, लेकिन ये ब्रैकेट को देखो 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग, मतलब ये वाला टर्म 1 से छोटा है। तो जब भी पाई बाई 16 डी क्यूब में, जब भी पाई बाई 16 डी क्यूब में ये टर्म का गुणा होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये जेड भी छोटा है, इसका वाला छोटा आया है, मतलब अगर हॉलो बनाए और सॉलिड बनाए और दोनों को बराबर डाया दें बाहर वाला, तो बेटर होता है सॉलिड। लेकिन बराबर, एक और क्वेश्चन है जो दूसरा क्वेश्चन ज्यादा बार आता है कि अगर हम दोनों को बराबर डाया ना दें, मटेरियल बराबर दें, मतलब देखो यहां ये था, इसमें बीच में मटेरियल निकाल दिया तभी ना हॉलो बना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जितने एरिया का सॉलिड है उतने ही एरिया का अगर हॉलो बनाए, तो सोचो अगर उतने ही एरिया का हॉलो बनाएंगे तो डाया फिर डी नहीं रहेगा ना, और फैल जाएगा दूर तक। अगर बीच का मटेरियल बाहर बाहर लगाओगे तो डाया बाहर का बढ़ जाएगा ना, वो अगला क्वेश्चन है। तो आप तो याद ही कर लो आज के बाद, अगर सॉलिड और हॉलो दोनों बराबर डायमीटर के हैं तो सॉलिड ही अच्छा है। और सॉलिड और हॉलो में अगर हॉलो और सॉलिड बराबर एरिया रखते हैं या बराबर वेट रखते हैं, भाई वेट का मतलब भी तो बराबर मटेरियल हो गया, तो फिर हॉलो अच्छा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन वही है। बात समझ में आ गई होगी, नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। अगर बराबर डाया दे रखा है तो सॉलिड ही बेटर है। चलो तो आप एक लाइन लिख लो कि ये पाई बाई 16 डी क्यू 1 माइनस डी आई बाई डी की पावर 4 इज लेस देन पाई बाई 16 डी क्यू, हेंस सॉलिड is better। फिर एक और क्वेश्चन कर लो भाई। अब ऐसे तो कई क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, लेकिन आप अब खुद से करना पुरानी ईयर के। इस तरह के एक दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन प्री और मेंस में पूछे। करना हो गए होंगे, टेबल सबको मिली गई है। और अगला लिख लो कि सॉलिड बनाए डी का और हॉलो बनाए क्वेश्चन जो भी है, हॉलो बनाए। अब हॉलो बड़ा बनेगा अगर एरिया सेम होगा। डी नॉट और डी आई
both have same weight, दोनों का वेट सेम, तब ध्यान रखना इस केस में प्रूफ भी कर सकते हैं आप, घर पे आराम से कर लेना, इसका जेड निकालना, इसका जेड निकालना, ठीक है। तो देखना इसका जेड इससे ज्यादा आएगा, एरिया सेम ले लेना, पर याद कर लो ऑब्जेक्टिव ही तो आना है। तो ध्यान रखना नाउ हॉलो इज बेटर। फॉर ट्विस्टिंग। तो आई थिंक अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इसे भी आप जेड पी निकाल के प्रूव कर सकते हैं, जैसे अभी ऊपर वाला किया, पर याद ही रख लो, क्या बार बार प्रूफ के पीछे भाग रहे हो, आएगा तो प्री में ही। तो अब कल के टॉपिक्स में और क्लियरिटी आ गई होगी। अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, एसएफडी एंड बीएमडी। तो आज तो क्लास जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन शर्त यह है कि कल फिर आप पूरा 2 सवा 2 तक पढ़ोगे और परसों भी 2 सवा 2 तक पढ़ोगे, तब जाके हमारा सिलेबस खत्म होगा। तब फिर कल जल्दबाजी ना करना, आज का टाइम हमें कल और परसों में कवर करना होगा, तो अब परसों हम बहुत आराम से खत्म कर देंगे, क्योंकि और कुछ ज़्यादा नहीं बचा। आज एसएफडी बीएमडी में काफ़ी हद तक हम पहुंच जाएंगे और कल डिफ्लेक्शन और एसएफडी बीएमडी खत्म हो जाएगा। परसों जो है हम कॉलम्स, शियर फोर्स और कुछ मिसलेनियस टॉपिक बता के, हल्का फुल्का प्रिंसिपल स्ट्रेस बता के आराम से स्मूथली खत्म कर देंगे। चलो नया चैप्टर शुरू करें, एसएफडी एंड बीएमडी। नया चैप्टर है हमारा एसएफडी एंड बीएमडी। फुल फॉर्म इसकी होती है शियर फोर्स डायग्राम, और इसकी फुल फॉर्म होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बीम की डेफिनेशन लिखिए। देखिए, बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर Beam is a structural member whose span or length is much higher than its cross-sectional area.
क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन whose length is much higher than its cross-sectional dimension subjected to TSL। TSL का मतलब आपको बताया था, subjected to TSL। TSL का मतलब है ट्रांसवर्स शियर लोड। तो बीम तब कहेंगे, जैसे आप सब जानते ही अच्छे से, जैसे इस चीज को हम बीम कहेंगे, मतलब एरिया बहुत कम हो और लेंथ बहुत ज्यादा हो। ठीक, मान लो ये कैंटिलीवर बीम है और ये लगा है लोड, तो इस चीज को हम बीम बोलेंगे क्योंकि इसका एरिया बहुत कम है और लेंथ बहुत ज्यादा है। तो ये एग्जाम्पल भी दे दिया। टाइप ऑफ सपोर्ट, जैसे टाइप ऑफ सपोर्ट क्या है, दो तरीके के होते हैं, सिंपल सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट भी दो तरीके का होता है, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। फिक्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, बिल्ट इन सपोर्ट क्लैंप सपोर्ट। ठीक है, तो पहले सपोर्ट्स के बारे में जानते हैं। सिंपल सपोर्ट दो हैं, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट भी दो हैं, बिल्ट इन सपोर्ट और क्लैंप सपोर्ट। ठीक है, अब वन बाय वन समझते हैं। सिंपल सपोर्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसका रूल है कि सिंपल सपोर्ट तब बोलेंगे कि व्हेन सपोर्ट does not resist मोमेंट। मतलब सपोर्ट जब मोमेंट को रेजिस्ट ना करे, मतलब घूमना चाहता है तो घूम जाने दे। जैसे एक बीम को मैं यहाँ पिन लगा दूं
पिन लगा दूं यहाँ पे और फिर मैं घुमाना चाहूं तो देखो ये पिन घूम जाने देगी, तो पिन क्या कहलाएगी? सिंपल सपोर्ट। मतलब रोटेशन की टेंडेंसी को, मूवमेंट का मतलब रोटेशन की टेंडेंसी को रजिस्ट ना करे, जिसको सीधे भाषा में बोल सकते हैं कि मूवमेंट रिएक्शन जीरो। सिंपल सपोर्ट का मतलब। और फिक्स सपोर्ट का मतलब है कि मूवमेंट को भी रजिस्ट करे, और चीजों को तो रजिस्ट कर ही सकता है, मूवमेंट को भी रजिस्ट करे। तो वन बाय वन सभी के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, तो और क्लियरिटी आएगी। और यहाँ पे मूवमेंट रिएक्शन नॉन जीरो होगी। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना किसी भी सपोर्ट पे 3 तरीके की रिएक्शन होती। ये लिख भी लो इस बात को कि एट एनी सपोर्ट ओनली 3 रिएक्शन में प्रेजेंट। 3 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। कौन कौन सी? एक तो मूवमेंट वाली बताई दी है मार, एक वर्टिकल रिएक्शन RV लिख देता हूं, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। इनके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता है। कैसे अभी देखेंगे, पहले आप इतना लिख लो। तो किसी भी सपोर्ट पे 3 रिएक्शन हो सकती। नोट कर लीजिए पहले इसको। थ्री रिएक्शन में प्रेजेंट। प्रवीण कुमार वो गेट में आता है, जेई वगैरह में नहीं आता है, इसलिए नहीं करवाया प्रवीण जी। लेकिन जैसे वो एक्सियल लोड का करवाया था वैसे ट्विस्टिंग का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बस वही करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये बीम है, चलो वन बाई वन एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ रोलर सपोर्ट में। ठीक है, तो जैसे ये बीम है और बीम में यहां रोलर लगा दो, ठीक है, बीम में यहां रोलर लगा दो
तो रोलर को कैसे लगाया जा सकता है? कई तरीके से। यहां लगा दो रोलर, ये ना लगाना है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो। ठीक है, और ये भी नहीं करना है तो आप इस बीम को सीधे भी सपोर्ट में रख दो इस तरह से। ठीक है, इधर का मत सोचो, इधर जो भी हो मतलब नहीं, इधर के सपोर्ट से मत सोचो, हमें केवल इस तरफ का सपोर्ट देखना है। ये तीनों ही रोलर है, मतलब पहली बात तो ये दिमाग से हटा दो, रोलर सपोर्ट का मतलब रोलर ही लगा होता है, नहीं कुछ नहीं लगा तो भी रोलर सपोर्ट। क्या है रोलर सपोर्ट की डेफिनेशन? कि रिएक्शन, रोलर सपोर्ट की डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं, मोमेंट रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता, मोमेंट रिएक्शन तो होगी नहीं। दूसरा है कि जो दो रिएक्शन है, आर वर्टिकल और आर हॉरिजॉन्टल, इनमें से ओनली वन रिएक्शन इज प्रेजेंट, कोई एक ही प्रेजेंट होगी। जैसे सोचो, अब मैं यहां पे कहूं रिएक्शन कौन सी, तो देखो अगर इस बीम को घुमाओगे इसे कोई मतलब ही नहीं, ये तो उठ जाएगा, घूम जाने देगा, मतलब मोमेंट रिएक्शन यहाँ की क्या है? जीरो। तीनों में देख लो भाई, ये रोलर है, ये ऐसे बीम घुमाओगे तो ये तो उड़ जाएगा, वेट नहीं होते, वेट निगलेक्टेड। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मोमेंट रिएक्शन जीरो है। सोचो नीचे दबाओगे ये नीचे नहीं जाने देगा, तो आर वर्टिकल नॉन जीरो होगा, और आर हॉरिजॉन्टल ऐसे धक्का दोगे तो ये तो चल पड़ेगा, ये भी जीरो होगा। ठीक है, अब लेकिन केवल एक ही प्रेजेंट होगी रिएक्शन, बाकी एब्सेंट होंगी। जैसे अगर मान लो और भी एग्जाम्पल में कॉम्प्लिकेशंस लाया जाए कि भाई जरूरी क्या है सर बीम सीधी हो, मान लो इस तरह से बीम रखी हुई है और यहाँ सपोर्ट लगा दिया जाए, तो आप फिर तो सर एक एंगल में रिएक्शन आएगी, यस, ये रिएक्शन आएगी, ये नॉन जीरो होगी, यहाँ की रिएक्शन आर डैश जीरो होगी, और मोमेंट रिएक्शन भी जीरो होगी। मतलब कुल मिला के एक ही रिएक्शन होगी वर्टिकल। अब यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं बोलेंगे, अब यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस के पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, नाम बदल जाएंगे लेकिन होगी एक ही रिएक्शन। तो रोलर सपोर्ट का मतलब रोलर नहीं होता, और रोलर मूवमेंट को रेजिस्टेंस नहीं करता, हॉरिजॉन्टल को रेजिस्ट नहीं करता, पर वर्टिकल को रेजिस्ट करता है। नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। आएंगे प्रवीण कुमार उस पर, प्रिंसिपल स्ट्रेस जब बताएंगे, जितना सिलेबस में है बस उतना ही बताऊंगा भाई, ज्यादा उम्मीद ना करना, गेट वेट की उम्मीद ना करना, एसी की उम्मीद ना करना। जेई में जितना प्रिंसिपल स्ट्रेस है उतना बताऊंगा। यहां कोई डाउट हो तो पूछो।
हिंज सपोर्ट मोमेंट रिएक्शन तो नहीं देगा, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये देगा। ठीक है, अब हिंज का मतलब है वो पिन लगा देना। जैसे ये बीम है और बीम में मान लो हमने यहाँ पिन लगा दिया, या पिन ना लगाया तो इस तरह से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें मान लो मैं लोड लगाऊं नीचे की ओर डाउनवर्ड, इसमें भी चलो डाउनवर्ड लोड लगाऊं, दोनों में डाउनवर्ड लोड लगा है, दोनों ही हिंज सपोर्ट है, तो मैं कहूंगा मोमेंट रिएक्शन कितनी है यहाँ पे, 0 है। वर्टिकल रिएक्शन नॉन जीरो है, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन माय डियर, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी 0 है। पता क्यों? हॉरिजॉन्टली आगे तो जाने नहीं देता, लेकिन फोर्स तो लगाए कोई। जैसे इस केस में भी मैं फोर्स को एक एंगल में लगा दूं अगर, तो ये वर्टिकल फोर्स भी देगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी देगा। तो यहां पे मोमेंट रिएक्शन 0 होगी, वर्टिकल रिएक्शन भी नॉन जीरो होगी, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नॉन जीरो होगी। मतलब रिएक्शन हो सकती है हॉरिजॉन्टल वाली भी, लेकिन फोर्स तो लगे। अब आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो हो सकता है रिएक्शन 0 ही आ जाए। तो इसे रोलर सपोर्ट थोड़ा ना बोलेंगे, मतलब जो दे सकता हो उसे हम मान के चलेंगे। दे सकता हो का मतलब हमेशा दे रहा हो ये जरूरी थोड़ा ना है। अगर लोड लगाओगे तो रिएक्शन आएगी, लोड ही नहीं लगाओगे तो रिएक्शन नहीं आएगी। लेकिन अगर ये रोलर होता तो चाहे तुम लोड लगाओ चाहे लोड ना लगाओ, हॉरिजॉन्टल हमेशा 0 होती। क्लियर है पॉइंट? नोट करो। कंप्लीट। आगे आ जाते हैं फिक्स सपोर्ट में बिल्ट इन सपोर्ट। बिल्ट इन सपोर्ट क्या है कि अगर हम लोग जो घर बनाते हैं ना, तो बीम को दीवार में इनबिल्ट करके बना देते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने दीवार बनाई, और बीम को इसी के अंदर इनबिल्ट करके बनाया है। उसी दीवार में अंदर तक है इनबिल्ट। ये वॉल, तो यहां अगर लोड लगाओगे पी का, तो यहां पे देखो घूमेगा तो घूमने नहीं देगा, मतलब मोमेंट रिएक्शन नॉन जीरो होगी। नीचे भेज रहे हो नहीं जाने देगा, मतलब वर्टिकल रिएक्शन भी नॉन जीरो होगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल तो फोर्स ही नहीं लगाया, तो मैं कहूँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी होगी? 0। हाँ, अगर आप फोर्स एक एंगल पे लगा दो तो हॉरिजॉन्टल भी आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आ सकती है तो आ ही जाए, देख लेना लोड तो लगे। और क्लैंप का मतलब क्या होता है? क्लैंप सपोर्ट का मतलब है कि हम लोगों ने एक बीम को किसी बॉडी के साथ जाके वेल्ड कर दिया, जोड़ दिया, नट बोल्ट से कस दिया। जैसे इस बीम को हम लोग ले जाके एक
दीवार में बोल्ट वोल्ट लगा के कस दिए, रिवेट लगा दिए, दीवार के अंदर बीम नहीं, बाहर से ही जोड़े हो, तरीका है। क्लैंप कर दियो, ठीक है। तो इसे क्लैंप सपोर्ट बोलते हो, कोई खास अंतर नहीं। ये दीवार बनाते समय बनाई गई होगी और ये दीवार बन चुकी होगी तब लगाई गई होगी। जोड़ी तो परमानेंटली है दीवार के साथ। तो यहां भी देखो मोमेंट रिएक्शन नॉन जीरो है, वर्टिकल रिएक्शन जीरो है, सॉरी वर्टिकल रिएक्शन भी नॉन जीरो, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो है। अगर लोड हॉरिजॉन्टली आ गया तो है, तो यहाँ पे लोड में एक एंगल पे लगा देता हूँ। तो लोड अगर एक एंगल पे लगाएंगे, जैसे ये P लगाया, तो हॉरिजॉन्टल वाली भी नॉन जीरो हो जाएगी। यहाँ भी एंगल पे लगाओगे तो हॉरिजॉन्टल वाली भी नॉन जीरो हो जाएगी। अब बताओ सपोर्ट्स में कोई डाउट तो नहीं बचा? तो हम आगे बढ़े, क्योंकि बीम में दोनों तरफ ये सपोर्ट होते हैं। तो हमें अब इन सपोर्ट्स को लेके बहुत कुछ सीखना है बीम के बारे में। तो यहाँ कोई डाउट हो किसी को तो पूछ ले। तो तीनों बार रजिस्ट करेगी, मतलब बीम होती है दो तरीके की, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। स्टैटिकली डिटर्मिनेट की कैटेगरी में आती कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसे शॉर्टकट में SSB बोलेंगे, और ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है। और इनडिटर्मिनेट की कैटेगरी में आती फिर से तीन, प्रूव्ड कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम और फिक्स बीम। पहले लिखिए इनके बारे में, फिर जानते हैं। काजल, ये नहीं पूछा जाएगा।
स्टैटिकली डिटर्मिनेट किसे कहते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट किसे कहते हैं? तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होती है, कि we can find all reactions, we can find all reactions मतलब हम सारी रिएक्शन को पता कर दें by using three compatibility equations। ठीक है, 3 कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगा के हम लोग सारी रिएक्शंस को फाइंड आउट कर दें। कौन सी 3 कंपैटिबिलिटी इक्वेशन? कि फोर्स, सारे फोर्स एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 के बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में बीम मूव नहीं कर सकती, तो सारे फोर्स हॉरिजॉन्टली बैलेंस होने चाहिए। दूसरा तरीका है कि हम सब वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए और सारे मूवमेंट भी बैलेंस होने चाहिए। अगर इन 3 इक्वेशंस को लगा के आप सारे अननोन निकाल ले रहे हो या सारी रिएक्शंस निकाल दे रहे हो, क्योंकि रिएक्शंस को ही अननोन कहते हैं, क्योंकि पता नहीं होती, निकालनी पड़ती। तो अगर इन 3 इक्वेशंस को लगा के आप सारे अननोन निकाल दे रहे हो तो बीम कहलाएगी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। लेकिन अगर इन 3 इक्वेशंस की मदद लेके आप सारे अननोन नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ और एक्स्ट्रा कहीं से मदद लेनी पड़ रही है, तो फिर वो इनडिटरमिनेट कहलाती है। मतलब सॉल्व दोनों ही होती हैं, डिटरमिनेट भी इनडिटरमिनेट भी, लेकिन जो केवल इन 3 इक्वेशंस की मदद से सॉल्व हो वो डिटरमिनेट है। एडिशनल कुछ और इक्वेशन कहीं से बनाओ वो फिर इनडिटरमिनेट होगी। कैसे, आगे देखेंगे। अच्छा, इनडिटरमिनेट की डेफिनेशन भी यही लिख देते हैं कि द बीम which is not statically determinate known as indeterminate beam। तो जो डिटरमिनेट ना हो उसे इनडिटरमिनेट कहते हैं। उसे इनडिटरमिनेट कहते हैं। कंप्लीट। जैसे